गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट। ये BHU 2020 में आ चुका है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आया था कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो सबसे पहले ऑफ़र होता है, कोई एक ऑफ़र देगा, फिर दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा, फिर कंसिडरेशन होगा, वो एग्रीमेंट बनता है, फिर उसके बाद जब इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, जब वो इन्फोर्स किया जा सकता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है मीनिंग ऑफ चैटल। चैटल का मतलब क्या होता है? चैटल या कैटल जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं आप, तो इसका मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये 2015 में आ चुका है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इन फोर्स ऑन द डेट। तो इसका डेट मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं याद है तो जाके वीडियो देखिए जिसमें एक्ट और इन्फोर्समेंट के बारे में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे है। सो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। द पूछ रहा है कि जब कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का, वो कंप्लीट कब होता है? जबकि एक्सेप्टर उसे कॉन्वे कर देता है, कि मतलब वो बताता है कि मुझे ये एक्सेप्टेंस हो चुका, मैंने ये प्रपोजल जो था वो उसके जानकारी में जब आ जाता है जिसके लिए ये प्रपोजल किया गया है, तब बोलते हैं कि ये, और उसके बारे में जब वो जानकारी दे कि एक्सेप्ट हो चुका है, तब वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है डैमेज जो होता है वो मेन रेमेडी होता है बोथ इन एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इन टॉर्ट। तो टॉर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आप टॉर्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी लें कि टॉर्ट क्या है, क्या चीज़ें होती हैं। टॉर्ट से क्वेश्चन बन चुका है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो रेमेडी, मतलब डैमेज जो होता है वो लिक्विडेटेड होता है, मतलब पहले से फिक्स होता है कि क्या रेमेडी दी जाएगी। और टॉर्ट में जो होता है वो अनलिक्विडेटेड होता है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया है क्योंकि मुस्लिम मैरिज से ये क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम मैरिज क्या होता है, तो वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर हिंदू मैरिज के बारे में पूछे तो हिंदू मैरिज जो होता है वो एक सैक्रामेंट होता है। ओके, याद रखिएगा, हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट होता है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए, मतलब इसका क्या हुआ कि वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कि कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो गया। फिर एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो एट्थ क्वेश्चन इज सेइंग व्हेन देयर इज नो कंसेंट। अगर कंसेंट ना हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि कंसेंट हो, और कंसेंट जो होता है वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट ऐसा ना हो कि किसी के दबाव में दिया गया हो या मिस रिप्रेजेंटेशन से दिया गया हो, ये सब चीज़ें नहीं होना, फ्रॉड से, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट के कंसेंट देने के लिए जो होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। फिर नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द डोनी इज डाइड बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट। अगर जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है उससे पहले ही वो मर जाता है, जिसको दिया जा रहा है डोनी मर जाता है, तो जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 10th क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये DU और BHU में बार बार क्वेश्चन पूछ गया है। 2019 में ये आया था, BHU में भी और DU में भी, याद रखिएगा। और BHU के प्रीवियस ईयर में भी ये आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 2007 में आ चुका है। तो याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सा इसमें से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शंस हैं विल, गिफ्ट, एक्सचेंज एंड सेल। तो आपको तो लग रहा होगा कि सब में तो प्रॉपर्टी जो है वो
एक्सचेंज हो रही है, मतलब ट्रांसफ़र हो रही है, तो सभी आंसर सही लग रहे हैं, तो इसमें गलत कौन सा है कौन सा नहीं है ये आप सोच रहे होंगे। तो इसमें जो आंसर है, जो हमारा आंसर है, जो विल है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, यही आंसर माना गया है। तो याद रखिए विल जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। फिर 11th क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्रांसफ़र ₹10,000 टू हिज नीस इफ़ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड द ट्रांसफ़र इज़, मतलब कि अगर यहाँ पे है कि ए जो है वो अपनी भतीजी को 10,000 रुपये देगा अगर वो अपने पति से अलग होती है तो ये ट्रांसफ़र कैसा है, ये ट्रांसफ़र वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है कि वैलिड क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। तो वैलिड होगा ये, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है कि अगर वो ऑफ़र नहीं रख रहा है कि तुम अपने पति से अलग होगी तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वो बस यहाँ पे एक सेंटेंस बोला गया है कि अगर वो अलग हो जाती है तो वो उसे इतना पैसे देगा। वॉइड क्या होता है कि जो शुरू से ही मतलब इलीगल, क्या कह सकते हैं कि जो जिसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जो गलत है, जैसे कि अभी 15 साल के बच्चों की शादी करा दी जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वॉइड है, वो मतलब स्टार्टिंग से ही इस मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है लॉ के नज़र में। फिर उसके बाद वॉइडेबल क्या होता है, जो पहले तो वैलिड थी बाद में इसको वॉइड करवाया जा सकता है, उसे हम लोग वॉइडेबल बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं या कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको अभी क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेना चाहिए। ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक ज़रूर देखने चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको देखना चाहिए। पहली चीज़ें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कब इन्फोर्स हुआ, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चीज़ें हुई हैं, और हु कैन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, हु कैन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें कॉम्पिटेंसी वाली बात होती है कि कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो माइनर के साथ अगर किया जाए तो क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर एक चीज़ें होती हैं कि आपको पढ़ना है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, और आपको देखनी है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आपको देखना है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। वेजरिंग से क्वेश्चंस बन चुके हैं कि वेजरिंग क्या होता है। और आपको देखना है कि कंसिडरेशन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंसिडरेशन देखना है। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के बारे में आपको चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें देखनी है। फिर आपको देखना है कि जनरल ऑफ़र क्या होता है, ऑफ़र में आपको देखना है जनरल ऑफ़र क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है, और आपको देखना है कि एडवर्टीज़मेंट कैसे अलग है। एडवर्टीज़मेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं कि एडवर्टीज़मेंट ऑफ़र से कैसे अलग है, ऑफ़र से कैसे अलग है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं होता है एडवर्टीज़मेंट में, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो फिर आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, अ पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रोमिसी, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, जो ऑफ़र देता है, जो प्रपोजल दिया वो होता है प्रपोजी, और जो उसको एक्सेप्ट किया, बी ने अगर उसको एक्सेप्ट किया तो बी हो गया प्रोमिसी। ऐसे ही ऑफरर और ऑफरी भी होता है, जिसने ऑफ़र दिया वो हो गया ऑफरर, जिसने ऑफ़र दिया वो ऑफरर, और जिसने उसको एक्सेप्ट किया वो हो गया ऑफरी। तो ये याद रखिएगा आप। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।